आज हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी लेंगे, जिसका सेकंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या यानी विश्व की क्या जनसंख्या है और उनका वितरण किस प्रकार, यानी किस जगह पर अधिक जनसंख्या और किस जगह पर कम जनसंख्या है और उनके क्या कारण हो सकते हैं, वितरण के क्या कारण हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। घनत्व माने किसी क्षेत्र विशेष में कितनी जनसंख्या निवास करती है और वृद्धि क्या है। इन सब बातों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्वर्ण में नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। केवल यहाँ स्वर्ण का मतलब है धन से, यानी किसी देश की संपदा से नहीं, बल्कि वहाँ की स्त्री और पुरुष यानी जनसंख्या से, क्योंकि जनसंख्या में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, से मजबूत और महान बनता है। इसका कारण क्या है कि अगर हमारे देश की जनसंख्या बुद्धिमान होगी और उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो वह अपने संसाधनों का उचित प्रयोग कर देश को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। सत्य और सम्मान के खातिर जो डटे रहते हैं, यानी जो हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं और सम्मान के खातिर डटे रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं तो साहस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं। यानी जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं वही देश को आगे ले जाते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। यह बात किसने कही है? रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने। इस बात को आप 2-3 बार पढ़ लीजिए और इसके राइटर जो यह कहा गया है जिसने रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि यह किसके द्वारा कही गई बातें हैं और ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन जब आपके सिलेबस में यह दिया हुआ है तो यह आपको पढ़ के जाना होगा। इनके नाम को आप थोड़ा याद कर लीजिए। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, आप थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ लीजिए, इमर्शन से जोड़कर इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। जब आपके एग्ज़ाम में MCQs आएगा तो इसे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं, यही लोग वास्तविक संसाधन, यानी किसी देश की जो जनसंख्या है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वही वास्तविक धन है, वही वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं। यह जानना आवश्यक है किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे, यानी यह मृत्यु कैसे होती है, यह जानना आवश्यक है, क्योंकि यह सब जान के ही सरकार नीतियाँ बनाती हैं और अच्छी नीतियों से ही देश का विकास होता है। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गाँव में रहते हैं, क्या वे पढ़ लिख सकते हैं तथा वे क्या काम करते हैं, यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। यानी इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। यानी 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? 600 करोड़ दर्ज की। इसको भी आप देख लीजिएगा कि 21वीं सदी में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं NCERT से, जहां हम जनसंख्या, वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं, यानी किसी स्थान विशेष में लोग अधिक क्यों रहना चाहते हैं और किसी स्थान विशेष में कम क्यों, ऐसा क्या, इसके क्या कारण हो सकते हैं। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित, यानी विश्व की जनसंख्या हमेशा सदैव एक जैसी नहीं है हर जगह पर। आप देखते होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में कम जनसंख्या है, मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या है,
यह ऐसा क्यों है? तो यह असमान रूप से जनसंख्या का वितरण है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह किसने कहा है? जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, यानी बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, यानी जो बहुत बड़ी एरिया है वहाँ कम लोग हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह किसने कहा? जॉर्ज बी क्रेसी। किसके बारे में कहा है? एशिया के बारे में कहा है। विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है, यानी एशिया में तो है ही यह बात, लेकिन यह विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप में भी यह बात सत्य है। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिएगा कि क्रेसी, अब ये भी पूछ सकता है जॉर्ज क्रेसी की टिप्पणी किस कॉन्टिनेंट के बारे में कही गई है, ये भी आ सकता है, और ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ सकता है। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकी विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। यानी जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकी विशेषताओं, यानी कि वहाँ कितने स्त्री और पुरुष निवास करते हैं, यह समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है। यानी जनसंख्या वितरण क्या है? भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से उनका विस्तार है, किस प्रकार से वह रहते हैं, इसका अध्ययन जनसंख्या वितरण में किया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% है, यानी कि विश्व की जनसंख्या कितनी है? 90%। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। यानी विश्व की जनसंख्या का जो 90% है वह पूरे विश्व के 10% क्षेत्र में ही निवास करता है। इसका कारण क्या है? विश्व में 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। इस 10 देशों में 6 एशिया में ही अवस्थित है। यानी जो 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं उसमें 6 एशिया में ही स्थित है। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। तो देखिए, चीन और भारत, सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, उसके बाद भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको है। तो इसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश जो हैं एशिया में ही स्थित हैं। आइए हम जनसंख्या घनत्व को देखते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? भूमि के प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। यानी किसी जनसंख्या का घनत्व भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। यानी किसी स्थान विशेष में इतने ही लोगों की क्षमता हो सकती है उनके पोषण की। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यानी लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच, यानी कि लोगों की जो संख्या है और जो जिस भूमि आकार में, जितने क्षेत्र में वह रह रहे हैं, उनके बीच क्या अनुपात है, इसको समझना आवश्यक है। क्यों समझना आवश्यक है? क्योंकि अगर कम क्षेत्र में अधिक लोग रहेंगे तो वह वहाँ के संसाधनों का अधिक प्रयोग करेंगे, जिससे संसाधनों में कमी हो जाएगी। इस कारण जनसंख्या घनत्व को जानना अति आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। यह किस रूप में मापा जाता है?
जनसंख्या घनत्व किस रूप में? यह प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व का क्या सूत्र है? जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अब उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया का प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किमी है, यानी किसी का प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह 100 वर्ग किमी है और जनसंख्या 1,50,000 है। जनसंख्या घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा, यानी क्षेत्रफल 100 वर्ग किमी है तो क्षेत्रफल यानी जनसंख्या बटे तो 1,50,000 जनसंख्या हो गई बटे 100, यानी और इसको जो हम निकालेंगे तो हमारा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी आएगा। इसमें का प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चलता है? नीचे दी इसमें आपको क्या पता चलता है? घनत्व तो पता चलता है। नीचे दी गई तालिका 2.1 को देखिए। आप अवलोकन कर सकते हैं कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी किस कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? एशिया में है। कक्षा में चर्चा करें कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, यानी एशिया में जनसंख्या घनत्व क्यों अधिक है, इसके क्या कारण हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व देखते हैं। एशिया में 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, अफ्रीका में 43, यूरोप में 33, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों में 32, उत्तरी अमेरिका में 20, ओसेनिया में 5 है। विश्व में भाग प्रतिशत, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये जनसंख्या दी हुई है। आप इसको निकाल के जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। इसको आप देख लीजिए, निकाल लीजिए, हो सकता है आपको किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या घनत्व निकालने को आ जाए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी जनसंख्या को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं? जल की उपलब्धता, यानी बिना जल की उपलब्धता तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना जल के तो कोई भी जीव नहीं रह सकता। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। जल की उपलब्धता, जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों, नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। भू आकृति भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं, यानी लोग समतल स्थानों पर रहना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होता है, यानी वहाँ कृषि, सड़क निर्माण और उद्योग अनुकूल होता है। इस कारण वहाँ जनसंख्या अधिक रहना चाहती है। यह आप व्यवहारिक रूप में भी देखते हैं कि समतल पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या रहती है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, यानी पर्वतों पर सड़कें बनाना अत्यंत कठिन है, यानी परिवहन मार्ग सुलभ कराना आसान नहीं है, उसमें अवरोध पैदा हो जाते हैं। इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते और ये कृषि के लिए, यानी वहाँ खेतों का आकार काफ़ी छोटा छोटा होता है, इसलिए कृषि के लिए औद्योगिक विकास भी संभव नहीं है, औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से, यानी मैदानी क्षेत्रों पर अधिक जनसंख्या रहती है, सघन जनसंख्या है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। जलवायु अति उष्ण और ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है, यानी अति उष्ण यानी कि बहुत अधिक गर्मी और ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक
जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। जहाँ की जलवायु अच्छी होती है, जहाँ मौसम काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। मृदाएं, उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यानी अगर मृदा उपजाऊ होगी तो वहाँ कृषि अत्यधिक होगी, जिससे लोग आसानी से जीवन जी सकेंगे। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? यह तो हमारे भौतिक कारण हुए। आइए अब हम आर्थिक कारण को पढ़ते हैं। आर्थिक कारण में क्या आता है? खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। यानी कि जहाँ पर खनिज संपदा अधिक होगी तो वहाँ पर उद्योग अत्यधिक लगेंगे। खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करते हैं और वहाँ जो खनिजों का खनन होगा और वहाँ जो उद्योग लगेंगे, इससे रोजगार उत्पन्न होगा। अतः कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुँचते हैं। यानी कि जिन्हें जो कुशल हैं, यानी जो उस कार्य को जानते हैं, और अर्धकुशल यानी कि जो उस कार्य को कम जानते हैं, इस क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। यानी रोजगार के अवसर के कारण वहां जनसंख्या अधिक रहती है, जिससे वह क्षेत्र सघन बस जाता है। अफ्रीका के कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। अफ्रीका की कौन सा क्षेत्र जो है खनिज उत्पादन के लिए विशिष्ट है? अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। नगरीकरण क्या है? नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर संसाधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। इसमें कह रहा है कि नगरीकरण यानी कि नगरों में सारी सुविधाएं होती हैं, जिससे जो है गांवों से जनसंख्या नगरों की तरफ आकर्षित होती है, जिससे नगर सघन बस जाते हैं। तो क्या नगरों में सारी सुविधाएं हो जाने से क्या वहाँ का जीवन कष्टमय नहीं होता? तो इसमें यह कह रहा है फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। नगरीय जीवन की कुछ कष्टदायक पक्षों को सोचिए। यानी कि अगर आप नगर में रहते होंगे तो आप कष्टदायक पक्षों को अवश्य जानते होंगे, तो इसको सोचिए। औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। यानी जहां उद्योग अधिक होगा वहां पे रोजगार के अवसर अधिक होंगे और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं और लोग रोजगार की तलाश में आकर्षित होंगे। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन चालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक व अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपलब्धि के कारण सघन बसा हुआ है। देखिए कि इसमें यह कहा गया, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश किस कारण सघन बसा हुआ है? उद्योगों की उपस्थिति के कारण। तो इसको आप देख लीजिए कि कोबे ओसाका प्रदेश किस कारण सघन बसा? उद्योगों के कारण। अब आपके ऑप्शन में आ सकता है कृषि के कारण, उद्योगों के कारण, खनिज संसाधन के कारण। तो आप इस पे आंसर लगा सकते हो उद्योगों के कारण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक।
कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग इन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने तथा अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। क्या आप अपने प्रदेश से ऐसे कुछ उदाहरणों को सोच सकते हैं? यानी जहाँ पर परिस्थितियाँ अच्छी होंगी वहाँ पर लोग रहना चाहेंगे, और कई बार किसी स्थान विशेष में जनसंख्या अधिक हो जाती है जिस कारण जो है सरकारें कहती हैं कि आप विरल जनसंख्या में निवास करिए। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या का परिवर्तन होता है वही जनसंख्या वृद्धि है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी जनसंख्या वृद्धि में जो परिवर्तन होगा वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो आप ये देख लीजिए, वृद्धि से हमेशा अत्यधिक लगता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया कि जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, या परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है या केवल धनात्मक, तो आपका आंसर होगा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष जनसंख्या अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष जनसंख्या और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। जनसंख्या की वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। यानी कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को यानी जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत को 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी, जो 2011 में 121.02 करोड़ में घटाने पर हमें जनसंख्या वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविक संख्या पता चलेगा। यानी 2011 की जनसंख्या से 2001 की जनसंख्या घटा देंगे तो जो हमारा आएगा आंसर वही हमारी जनसंख्या वृद्धि होगी। जनसंख्या वृद्धि दर यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि क्या है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको करना पड़ेगा, यह जनसंख्या में परिवर्तन है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी जन्म और मृत्यु के बीच जो अंतर आ जाता है वही जो है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास प्लस उत्प्रवास। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों के लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु, जब हम जन्म दर जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से कितने की मृत्यु जाती है माइनस कर देते हैं, और प्लस आप्रवास कितने लोग आकर बसे और कितने लोग वहाँ से चले गए, इन सब को जब निकाल लेते हैं तो हमारा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि आती है। तो जरा इसको जो है आप नोट कर लीजिए कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर का फार्मूला क्या है, जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। जनसंख्या की
धनात्मक वृद्धि क्या है? यह तब होती है जब दो अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी जो जन्म दर है वह मृत्यु दर से अधिक हो, यानी लोग अधिक जन्म लें और मृत्यु कम लोगों की हो। जब अन्य देश के लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है? यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए, यानी कि जो समय अंतराल है उसमें जनसंख्या कम हो जाती है, तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, यानी कि जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है तो ऋणात्मक वृद्धि हो जाती है, अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं, यानी मृत्यु अधिक हो और जन्म कम हो तो ऋणात्मक वृद्धि होती है, या लोग अन्य देशों को चले जाएं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के कौन से घटक हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु, प्रवास। तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म, मृत्यु और प्रवास हैं। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। अशोधित जन्म दर इस प्रकार किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी जहाँ जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000, यह अशोधित जन्म दर का सूत्र है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अशोधित जन्म दर क्या है? अशोधित जन्म दर क्या है? किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000, यानी प्रति 1000 में निकाला जाएगा इसे। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। यानी जनसंख्या वृद्धि का कारण केवल उच्च जन्म दर ही नहीं है, बल्कि अगर मृत्यु दर भी घटती है तो जनसंख्या वृद्धि होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को नापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है। अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी क्षेत्र विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस क्षेत्र के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। यानी किसी मृत्यु दर किससे प्रभावित होती है? जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास द्वारा। जहाँ अधिक विकास होगा वहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी होगी और लोगों का इलाज अच्छी प्रकार से होगा, इससे उनकी मृत्यु कम होगी। प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान से आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। मोटे तौर पर मृत्यु दर क्षेत्र विशेष की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। यानी मृत्यु दर किससे प्रभावित होती है? संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा, क्योंकि जैसा वहाँ का आर्थिक विकास और उन्नति होगी उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी होगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मृत्यु दर
कम होगी, लोगों की मृत्यु कम होगी, असाधारण रोगों का भी इलाज हो सकेगा। प्रवास मृत्यु, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। यानी जन्म और मृत्यु के अलावा एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार प्रभावित होता है, प्रवास। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान, यानी जहाँ से लोग जाते हैं बाहर उसे उद्गम स्थान, और जिस स्थान पर आगमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है, यानी जहाँ से लोग जाते हैं वहाँ जनसंख्या स्वाभाविक है कम हो जाएगी, तो उद्गम स्थान क्या है, कमी को दर्शाता है। जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्ति प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी तथा मौसमी हो सकता है। प्रवास कितने प्रकार का हो सकता है? प्रवास अस्थायी तथा मौसमी हो सकता है। एक होता है प्रवास स्थायी होता है, जब कोई रोजगार की तलाश में बाहर जाता है तो यह प्रवास स्थायी होता है, या किसी कारणवश उसे अपना शहर छोड़ के जाना पड़ता है तो स्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास जब कोई कम समय के लिए जाता है तो अस्थायी प्रवास। तथा मौसमी प्रवास वह होता है जैसे मजदूर वगैरह खेतों में काम करते हैं और कभी काम नहीं मिलता तो मौसमी प्रवास कहलाता है। यह गांव से गांव, यानी एक गांव से दूसरे गांव, गांव से गांव प्रवास मुख्यतः महिलाओं का होता है जो विवाह के कारण होता है। और गांव से नगर में प्रवास इसलिए होता है रोजगार की तरफ, प्राय इसका कारण रोजगार होता है। और नगर से नगर यानी एक शहर से दूसरे शहर, अधिकतर छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर होता है। नगर से गांव की ओर हो सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों एक प्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है? अप्रवास जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। यानी जब कोई नए स्थान पर पहुंचता है तो वह प्रवासी कहलाता है। और उत्प्रवास क्या है? प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। जब कोई अपने स्थान विशेष से दूसरे जगह चला जाता है तो वह अपने स्थान विशेष के लिए उत्प्रवासी कहलाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? लोग बेहतर आर्थिक सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं, यानी लोग अपने बेहतर जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक को दो समूह हैं, यानी प्रवास को कौन कौन से दो कारक प्रभावित करते हैं? प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या हैं? बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीति उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। यानी जो लोग जहाँ से जाते हैं वह किस कारण से जाते हैं? बेरोजगारी के कारण। जो बेरोजगार होते हैं तो रोजगार की तलाश में जाते हैं। रहन सहन की निम्न दशाएं, यानी गांव में संपूर्ण सुविधाएं नहीं होती जिस कारण वह नगरों में जाते। राजनीतिक उपद्रव, कभी कभी राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। प्रतिकूल जलवायु, अगर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है तो वह पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं। प्राकृतिक विपदाएं, कभी कभी भूकंप, बाढ़ इत्यादि आने से भी लोग चले जाते हैं। महामारी, किसी क्षेत्र विशेष में कोई महामारी आ जाती है तो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इन सब के कारण प्रवास होता है। अपकर्ष कारक, अपकर्ष माने जो आकर्षित करता है, काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, यानी काम की तलाश में लोग बाहर जाते हैं, प्रवास करते हैं। रहन सहन, जहाँ उनका रहन सहन अच्छा हो इसके लिए वह बाहर जाते हैं। शांति और स्थायित्व, यानी शांति के लिए और स्थायित्व पर
के लिए जाते हैं। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है, यानी पृथ्वी पर जो जनसंख्या वह 700 करोड़ से अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लग गईं। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, यानी आरंभिक काल में विश्व की जो जनसंख्या थी वह धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ रही है। चित्र 2.2 जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है। लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ, यानी इसमें 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव और आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। मोटे तौर पर 80 लाख, यानी प्रारंभ में जब कृषि का आरंभ हुआ था तो जनसंख्या बहुत कम थी। मोटे तौर पर 80 लाख है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। सबसे कम जनसंख्या दर्शाई गई है। ईसा के पहली शताब्दी से जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी, यानी ईसा की पहली शताब्दी से जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के लिए मंच तैयार किया। 1750 के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। जब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया, यानी औद्योगिक विकास के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि हुई। इसका कारण मृत्यु दर में कमी ही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की? मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया, जिसने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। इससे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दरों को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया। क्या आप जानते हैं विगत 5 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, यानी 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। लगभग प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि। मानव जनसंख्या को प्रभावित 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए, यानी मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 साल लग गए। इसको आप देख लीजिएगा, प्रारंभिक जनसंख्या को 1 करोड़ 10 लाख होने में 1 करोड़ होने में 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। तालिका 2.2 को ध्यान पूर्वक देखें, जो यह दर्शाती है कि विश्व जनसंख्या में दुगना होने की अवधि तेजी से घट रही है। विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के 2 गुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या दोगुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ऐसा क्यों है? यानी विकासशील देशों की जनसंख्या अधिक बढ़ रही है और विकसित देशों की जनसंख्या कम बढ़ रही है। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में
विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यानी विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम है, और आप यह देखते हैं जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में जहाँ ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, जहाँ पर आर्थिक विकास अधिक है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम है, वहाँ ऋणात्मक सहसंबंध है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% और निम्न प्रतीत होती है। तालिका 2.3 वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण है जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा। यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। यदि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे, यानी अगर वृद्धि दर घट रही है तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। प्रवास के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर से भी वृद्धि हो सकती है। यानी प्रवास से मृत्यु दर में कमी से और शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। विश्व में वृद्धि दर दर्शाया गया है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। यानी कि अगर जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो संसाधनों पर बोझ पड़ेगा और उनका ह्रास होगा, वह कमी होगी। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं है। एड्स, HIV जैसी घातक बीमारियों ने अफ्रीका, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों तथा एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है। इससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। असाध्य बीमारियों ने जनसंख्या वृद्धि दर को घटा दिया है। जनसंख्या वृद्धि दर। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दुगनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी भी दुगनी होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनसंख्या। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.4% है। जनांकीय संक्रमण क्या है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जनांकीय संक्रमण का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि जैसे कि समाज ग्रामीण खेतिहर अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। यानी जब जनसंख्या जो है जनसंख्या का जब समाज जो है ग्रामीण खेतिहर अशिक्षित अवस्था से उन्नति करता है, यानी जब ग्रामीण परिवेश से उसकी उन्नति नगरीय परिवेश में होती है तो वह साक्षर बनता है और उस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म से उच्च मृत्यु
उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं। जो जनसंख्या में परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? जनानकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण और खेतीहर। देखिए चित्र में 3 अवस्थाओं को दर्शाया गया है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था एवं तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मृतता होती है। यानी प्रथम अवस्था में क्या होता है? जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं को की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्थान से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। यहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। यानी यह सारी जो विशेषताएं हैं यह प्रथम अवस्था की हैं। और द्वितीय अवस्था के आरंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु समय के साथ घटती जाती है। यानी कि जो द्वितीय अवस्था उसमें प्रजननशीलता पहले तो ऊंची बनी रहती, फिर धीरे धीरे घटती जाती है। यह अवस्था घटती हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यता में कमी आती है। यानी कि जैसे जैसे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ती जाती है और लोग स्वच्छता से रहते हैं, मृत्यु दर कम होती जाती। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों अधिक घट जाती है। यानी अंतिम अवस्था में क्या होता है? प्रजननशीलता भी और मृत्यु दर दोनों घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या तो मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित होती है तथा इसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसे जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनानकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। ये सारी विशेषताएं आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे भी रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनेंगे कि किस अवस्था में जो है उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अवस्था। किस पे? महामारियों, भोजन की अनिश्चितता, आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्थान से करते हैं। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है। प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर कैसी होती है अभी पूछ सकता है? धीमी होती है। अधिकांश लोग किस व्यवसाय में होते हैं? तो खेती में होते। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना तथा उसमें अंतराल रखना है। यानी परिवार नियोजन का क्या कार्य है? बच्चे के जन्म को रोकना और अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस मॉल्सन ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। किसने कहा था कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? माल्थस ने कहा था। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने
आएगा, संख्या वृद्धि होगी तो इसमें जो है अकाल आएगा, बीमारी आएगी, युद्ध द्वारा अचानक जनसंख्या में गिरावट आएगी।